बड़ी सच्ची बात मैं आपसे कहूँगा, और आप बेशक सर्वे करा लो, जनता से पूछ लो, और आपका दिल भी शायद मानता होगा, चलो आप तो पत्रकार हैं, जैसा ईवीएम का खेल मध्य प्रदेश में और राजस्थान में हुआ, ऐसा ही ईवीएम का खेल नहीं बल्कि एक खेला हरियाणा में हो गया। जनता से आपके सर्वे के द्वारा, जनता की भावनाओं के द्वारा, जनता ने रैलियों और रोषों के द्वारा ये दिखा दिया था स्पष्ट रूप से पूरे देश को और प्रदेश को कि इस बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बदलने जा रही है। भाजपा को बुरी तरह से जनता सत्ता से बाहर करने के मूड में थी, लेकिन अचानक से रातों रात ऐसा क्या हो गया कि भाजपा फिर सत्ता में आ गई। ये बात मेरे नहीं, किसी के भी गले नहीं उतर रही, और बेशक आम आदमी के गले नहीं उतर रही। ये जो कुछ भी हुआ है, नहीं, लेकिन ऋषिपाल जी नहीं, ऋषिपाल जी ऐसे थोड़ी ना होगा। अभी आप देखिए कि 2024 का लोकसभा का चुनाव बीते कितना समय हुआ। ईवीएम का खेला अगर करना हो किसी आदमी को तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो लोकसभा चुनावों में कहेगा चलिए 5 आपको देते हैं, उसके बाद फिर हम विधानसभा चुनाव में कर लेंगे। आज ही जम्मू कश्मीर के रिजल्ट आ रहे हैं, वहां पर आप गठबंधन के साथ हैं, आपकी स्पष्ट बहुमत की वहां पर सरकार बन रही है। कश्मीर में तो इनका कुछ है ही नहीं, जम्मू में इनकी सीट आ रही है बीजेपी की, और जहां तक बात है लोकसभा चुनाव की, तो लेकिन इसको कौन नहीं ऋषिपाल जी देखिए, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना मुझे लगता है कि अब आप लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप 50-55 से 99 तक लोकसभा में पहुंचे। हरियाणा में 10 से आप 0 से आप 5 पर आ गए। उसके बाद भी आप देख रहे हैं बहुत सारे प्रदेशों के अंदर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ना, मुझे नहीं लगता कि आपको इंट्रोस्पेक्शन कम से कम करना चाहिए। ये ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ देना, अभी आप जब सुबह जीत रहे थे तब तक तो ईवीएम आप कह रहे थे ठीक चल रही है। आयुष भाई ऐसा है, मैं ईवीएम पे ठीकरा नहीं बोल रहा, बल्कि मैं बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास से कह रहा हूं और पूरी गंभीरता से और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इसमें ईवीएम का बड़ा खेला किया गया है। अन्यथा भाजपा को कभी भी इतनी बड़ी जीत नहीं मिल सकती थी। भाजपा की जो सर्वे के हिसाब से और जनता के हिसाब से जो सीटें आ रही थी, ऋषिपाल जी ये तो जनादेश का सीधा अपमान हो गया। जनादेश की आवाज उठा रहा हूं। नहीं, जनादेश का ये तो अपमान हो गया। ये तो जनादेश या तो आप विद एविडेंस इसको साबित करिए, आप इसको कोर्ट में चैलेंज करिए, आप ये बताइए कि इस तरीके से इन्होंने गड़बड़ किया। नहीं, लेकिन अगर आप इस तरीके से कहेंगे कि नहीं ईवीएम की वजह से ये जीत गए तो ये जनादेश का अपमान है, क्योंकि अगर ये परिणाम आपके पक्ष में होता तो ईवीएम पाक साफ, अगर ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है तो ईवीएम दागदार। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रश्न से आप लोगों को बचना चाहिए। बहरहाल मैं जगदीश जी का भी एक बार कर लेता हूं। जगदीश जी, पिछली बार भी एक सीट थी अभय चौटाला की, इस बार भी एक ही सीट दिख रही है। क्या इंट्रोस्पेक्शन करना होगा इंडियन नेशनल लोकदल को कि आखिर ऐसी क्या वजह है, 2 दशक से ज्यादा हो रहा है और आप लोग सत्ता में वापसी कर ही नहीं पा रहे हैं। सत्ता में वापसी तो छोड़िए, दहाई का भी जो आंकड़ा है वहां तक आप लोग नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आवाम का फैसला है। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता ने एक ने मेहनत की, और जिस विधानसभा से मैं खुद चलकर आई हूँ, मैं ये कह सकती हूँ आपसे, कल रात तक हम लोगों का ये मानना था कि इनेलो का प्रत्याशी नगेंद्र भड़ाना जी जीत रहे हैं, पर ये हमारे लिए भी बहुत ही हैरान करने वाले हैं। मैं अब ईवीएम की बात नहीं करूंगी, पर जिस क्षेत्र से मैं आ रही हूँ वहाँ पे हमें क्लियर नज़र आ रहा था कि लोग बीजेपी के अगेंस्ट हैं इस बार, और इस बार आवाम जो है वो दूसरी पार्टियों का साथ देने वाली है। मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, जो मुझे लग रहा था कल रात तक जो जीत रहे हैं, आज सुबह नज़र आ रहा है वो तीसरे नंबर पे खड़े हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं तो घोल है, क्योंकि इस बार लोगों को आप जैसे मेरे साथी ही कम से 5 से 7 सीट पे हमें दिखा रहे थे, चाहे वो अभय सिंह चौटाला जी की थी, चाहे वो डबवाली से आदित्य चौटाला जी की थी, चाहे वो यमुनानगर से थी, चाहे वो फरीदाबाद की, नूह की बात करूँ, हतीन की बात करूँ, तो हम बहुत मजबूत स्थिति में खड़े थे और हमारा मानना था कि हम 101% जीत रहे हैं। अब ये क्या खेला हुआ है ये बीजेपी वाले जानते हैं या क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि जनादेश को स्वीकार करना चाहिए ना। देखिए, मैं बार ये कहता हूं तमाम राजनीतिक पार्टियों से कि अगर ईवीएम आपको लगता है कि इस तरह से टेम्पर हो रही है या इस तरह की कोई चीजें, आप चैलेंज करिए उन चीजों को जाकर के, लेकिन उसी ईवीएम से आप मुझे बताइए ना, एक सीट तो आपकी पार्टी जीती है ना, या 35 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है ना। मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी 35 सीटें कैसे जीत गई? मेरा एक सवाल ये भी है मेरा जी, मैं बताता हूँ। देखो ऐसा है आयुष भाई, हम जनादेश के खिलाफ नहीं है, हम जनता से धोखे के खिलाफ है। ये जनता के साथ धोखा किया है ईवीएम के द्वारा।
अच्छा, आप उस बात को समझने की कोशिश करो। मैं और नहीं EVM पे जनता के आवाज साथ उठा, धोखा कैसे? EVM पे मुझे एक आवाज- बात बताइए ना, EVM मुझे एक पे बात हमारी बताइए, पार्टी मुझे एक ने बात और बाकी बताइए, पार्टियों मुझे एक बात ने- बताइए, इतने मतदाता प्रदेश के अंदर है, एक एक से जाके इंडिविजुअल तो आप नहीं बात कर सकते ना। सिर्फ देखो, ये समझ EVM लेना कि जो EVM आदमी में वोकल सीटों है, पे- जो EVM के वोकल है, बारे में नहीं, बहुत जो आदमी पहले- वोकल है, जो आदमी वोकल है, जो कैमरे पे बोल रहा है, उसके आधार पर परसेप्शन बनाना मुझे लगता सही नहीं है। मैं बहुत कह सारे रहा हूं, लोग ऐसे हैं जो नहीं बोल रहे हैं। अब EVM वहां पर के जाके बारे कौन में- क्या बटन EVM दबा के रहा है, बारे इसकी तो में- आप भी गारंटी नहीं ले सकते। ईवीएम के बारे में इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने, सभी घटक दलों ने पहले भी तो जब बोला आपने है 99 सीटें कि लेकर सभी ने बोला मैंने है। लोकसभा चुनावों के समय में भी ये कहा था कि अगर आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो आपके जितने भी घटक दल हैं सारे जाकर के चुनाव आयोग के पास भी और कोर्ट में भी जाकर आप इस्तीफा दीजिए ना, तो सारी आपको- सीटों को खाली कर दीजिए, आपको- कहिए कि हमको भरोसा नहीं है, आप बैलेट पेपर से कराएंगे तभी हम आयुषी, मानेंगे। फिर इस लेकिन बात- आप उसी देखिए, आप अगर हम उसी उसी व्यवस्था बहस में पे आते लेकिन हैं- आप अभी उसी व्यवस्था में देखिए, हैं, देखिए, उसी देखिए, व्यवस्था से देखिए। आपके बड़े नेता राहुल गांधी चुने नहीं गए, 2-2 सीटों से राहुल गांधी जीत करके आए, ईवीएम से ही जीते हैं वो। आपकी 99 सीटें आई उसी ईवीएम से आए, 0 से 5 पर आए आप उसी ईवीएम से आए। लेकिन आज ये जनादेश आ गया तो आपने कहा कि ये जनता के साथ धोखा हो गया। ये ये सही जनादेश नहीं तो है, ये सही 62 नहीं है, ये सही 62 नहीं और है। 65 सीट के लिए आना ये था सही। कांग्रेस के पक्ष में। वही तो मैं आज कह ये रहा हूं ना, 35 रह गए वही तो तो मैं सिर्फ कह रहा ईवीएम का खेल हूं, है। वही तो मैं कह रहा हूं कि जब सुबह 60-62 चल रहा था तब तक ईवीएम सही वो थी। ठीक था। ये ढकने छुपने वाली उसके बाद ही ये ढकने उसके छुपने बाद वाली ही बात है। चुनाव आयोग ने ये- तुरंत ये रिजल्ट डिक्लेयर करने ढकने बंद कर ये दिए। ढकने छुपने वाली बात है। ढकने छुपने देखिए, वाली ये बात ढकने नहीं छुपने है। वाली बात बात ये पे सच्चाई आते है। हैं। अगर हम आप सच्चाई प्रैक्टिकल को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि फिर नहीं 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 फिर इसी नहीं तरह नहीं के नहीं मेरी परिणाम। बात पे आइए, मैं एक प्रैक्टिकल बात करती हूँ। मैं फरीदाबाद की बात करना चाहूंगी, ऋषि भाई भी मेरे से सहमत होंगे। भटकल क्षेत्र के अंदर लोगों ने कहा था कि आंख बंद करके 10 बजे सुबह आपका कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा। वो बहुत हैरान करने वाला प्रताप जी जो की एक तरफा जीत थी जो शख्स वहां पे चलिए, मैं कभी आपको आया रोक रहा हूं। नहीं, विनेश जहां पे फोगाट कुछ कह रहे हैं, मैं उसको सुनवाता हूँ। शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया है, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है। तो वो कोशिश रहेगी हमारी। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एंड से? हाँ जी, स्पोर्ट्स के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एंड से? देखिए लिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जितना हो सकता है मैं स्पोर्ट्स के लिए करूँगी। और मैं एक फील्ड में सीमित नहीं रहना चाहती। हर फील्ड के लोगों ने, हर चाहे किसान का मेरे हैं, चाहे नौजवान हैं, सभी ने मेरे को वोट दिया है। तो सभी की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूँगी। खेल के लिए उससे क्या प्रार्थना करेंगे, आप क्या चाहेंगे? सर वो आगे का सवाल है। तो विनेश फोगाट को अभी आप सुन रहे थे। जुलाना से हालांकि उन्होंने जीत हासिल की है। जीत हासिल करने के बाद उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं इसको वो बताती हुई नजर आ रही थी। मैम आपकी बात इनकम्प्लीट थी। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि गलती है तो आप जाकर के उसको बिल्कुल देखिए, चैलेंज मैंने कर क्या दीजिए। कहा? मैं बिल्कुल आप मैंने इसको क्या कहा? चैलेंज करिए कि जनता ये ने गलत जो- है, इस ईवीएम को चेक कराइए, ये गलत है। जनता ने जो निर्णय दिया मैं उसको बिल्कुल कहूंगी शर्म आते हैं, पर मैं फिर भी आपसे कहूंगी कि जिन चीजों पे, जिन सीटों पे आप खुद लगातार दिन रात चल रहे हैं, उन सीटों का रिजल्ट जब अलग आता है तो बहुत आपको आसान है, बिल्कुल उसको लगता चैलेंज है करिए, उसको कि कोर्ट ले जाइए, बिल्कुल चैलेंज कर दीजिए। करना चाहिए। क्योंकि और मैं जिन तो ये कह रहा हूं कि सीटों अगर पे- ईवीएम पर भरोसा नहीं और आप ये कह रहे हैं कि जनादेश का अपमान है तो ये जो आप मुझे 35 ये आपके बताइए, जीत रहे हैं, EVM तो उन आप कंट्रीज उनको ने भी कहिए बंद कि कर वो दिया। सारे के सारे जिन्होंने जितने इसकी विधायक शुरुआत हैं, की, वो भी नहीं बैलेट पे आ गए ये हैं। जितने विधायक 35 जीते हैं सबको इस्तीफा दिलाइए और कहिए कि जब तक आप बैलेट पेपर देखिए, से ये चुनाव नहीं बीजेपी का करवाएंगे काम है, तब तक उसको नहीं दे- जाएंगे। ये कांग्रेस का काम है। वो 35 पे अगर दिलाए तो वो अपना आप दिलाए। पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, जिन सीटों पे मैं खुद लगातार दिन रात चली, मैं एक बात मानती हूँ, उन सीटों पे बिल्कुल बीजेपी का जनाधार नहीं था। उनका जीत कर आना एक सरप्राइज है हमारे लिए भी और वहां की तो यही जनता तो के लिए भी। इंट्रोस्पेक्शन होता है ना, यही तो सर, इंट्रोस्पेक्शन आपको जब करने आप की खुद जरूरत जब है। आप खुद सड़कों पे चल अब रहे अगर हैं, आप जीत जब आप जाएं, जनता मुझे के एक बात बीच में बताइए, हैं, अभी जब आप अर्जुन जनता के चौटाला बीच जीत में गए, हैं। अभी अर्जुन चौटाला जीत गए वहां से, मुझे एक बात बताइए वो कैसे जीत गए? मैं आपसे क्या कह रही हूं? जनता के बीच एक में सीट गए, पे- एक आप पे सीट- वहां पे जनता ने भरोसा किया तो आप जीत बिल्कुल गए वहां मेरी पर। बात मैं आपसे वही कहना चाहती हूँ कि जब मैं जिस सीट पे मैं खुद जनता के बीच में हूँ, जनता ये हो लगातार सकता कह है रही है। असेसमेंट गड़बड़ हो सकते हैं ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि Assessment आपने जो ऐसे गलत- असेसमेंट ऐसे किया assessment गलत आप नहीं ऐसा हो तो नहीं ना, सकते। ऐसे तो फिर हम मुझे कह लगता है रहे फिर तो तो चुनाव गलत। की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो बिल्कुल यही है। फिर तो भारत चुनाव में- की जरूरत ही भारत नहीं में है। अब चुनाव की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ये 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 100% ये बड़ी बात आप कह रही ये हैं। सच्चाई। अगर आप हार जाएं तो चुनाव की जरूरत नहीं, जीत बिल्कुल जाएं तो जरूरत देश नहीं में है। चुनाव ऐसा आप नहीं लोग होता। नयाब सैनी जी ऐसा का वो नहीं। वाला भी तो आप ऐसा दिखाएंगे नहीं कल होता, वाला ऐसा स्टेटमेंट होता जिसमें नहीं वो कह रहे ऐसा थे कि होता ही सरकार नहीं। भी हमारी ऐसा और होता नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता बिल्कुल नहीं। तंत्र मंत्र देखिए भी अब हमारा, आप उसके ये ऊपर तो हम आप क्यों नहीं प्रदेश कहना की जनता चाहेंगे? आपको सुनी रही है, बिल्कुल और सुन रही है, प्रदेश की यही जनता सच्चाई है। बहुत ये भी बड़ी। आप कह रहे हैं कि आप जनादेश का सम्मान भी करती हैं और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जनादेश पर का आप नहीं। मुझे ये बताइए ना, जहाँ पे आप खुद जनता के बीच ये- में, या तो मैं ये बोलूं मैं यहाँ ये- खड़ी हूँ, पर जब ये- मैं जनता ये- के बीच ये- में, ये जनता सिर्फ वहाँ अपने पे आप उसका को- विरोध ये सिर्फ करती अपने है, आप को छुपाने वाली जनता बात उसका है। विरोध आप करती इसके है। आप 20 साल से, आप मुझे एक बात बताइए, 20 साल से आप सत्ता में वापसी नहीं कर पा रहे हैं, आप 20 साल से सत्ता में वापसी नहीं कर पा रहे हैं, सब केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि ईवीएम को टैंपर कर मैं दिया गया। बिल्कुल ये कहना चाहिए, आज हम जहाँ पे थे, मैं आपसे
नहीं, आप 20 साल से क्यों नहीं आ पा रहे? 2019 में बिल्कुल आप 20 साल से क्यों नहीं आ पा रहे? ब्रेकअप ने हमें यहाँ पे लाके खड़ा अब किया आप 2019 में। ब्रेकअप पर आ गए, बिल्कुल अब आप ब्रेकअप पर आ गए, अब आप कह रहे हैं कि ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये ईवीएम का मैंडेट है। ऐसा होता नहीं। ऐसा है आयुष भाई, मेरी बात बताओ आप, मैं चलो इस बात को एक मिनट एक तरफ रखता हूँ। हरियाणा में ना तो बीजेपी से किसान खुश था, ना नौजवान खुश था, वो ना आपकी महिलाएं नजर में खुश नहीं थी, था ना, ना बुजुर्ग खुश थे। आपको तो कभी भी कोई नहीं लगेगा, खुश आप नहीं तो थे। कांग्रेस पार्टी मैं से कह रहा हूं, विपक्ष के एक तौर पर तरफा हैं, तो बीजेपी ने, आप मुझे बताइए कि बीजेपी ने आप मुझे पिछले 10 बताइए, सालों में आप मुझे बताइए, आप हरियाणा कभी पे ये कम से कहेंगे, कम आप कभी ये 10 कहेंगे गुना- कि फला वर्ग भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट था? मैं नहीं कह रहा, आप लोग कह रहे थे। मैं यही तो नहीं, आपके पत्रकार कह रहे थे, ऐसा आपके सर्वे कह रहे थे, ऐसा नहीं, बीजेपी से बिल्कुल ना खुश थे लोग। ऐसा नहीं, फिर ऐसा अचानक किसी ने सीटें नहीं कहां से बोला, आ गई? ऐसा किसी ने भी नहीं बोला, ये ऐसा सच्ची किसी ने बात भी नहीं ये बोला। है, हाँ, सच्ची ये बात जरूर ये है, ये जरूर है कि देखिए इस तरीके से तो अगर आप कहेंगे तो हम लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई इस बार लोकसभा के चुनावों में तो 400 पार हो जाएगा। नहीं, मैं तो वही बता रहा हूं, लेकिन आप कैसे हो गया, उसमें तो 240 झांसा कैसे रख रह दिया गया? 400 पार का, जब तुम्हारी 240 रह गई। मतलब ऐसा बीजेपी नहीं की- होता है, ऐसा मैं ये कह रहा हूं हमारे ऐसा असेसमेंट आयुष में भी भाई, गलती होती है और ऐसा हम उसको जनता स्वीकार के- करते हैं। ऐसा हम उसको जब स्वीकार तक बैलेट करते हैं। पेपर से चुनाव हम लोग नहीं उसको होंगे ना, स्वीकार करते हैं। ऐसा तो मैं है, कह रहा हूं ना, ऐसा है। आप अभी इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे बोल के जाइए, आपके 35 जो जीत रहे हैं अभी, आप सबको मैं इस्तीफा दिलाएं। मैं ये आप बोल रहा इस्तीफा दिलाएं, हूं, आपके मैं ये 35 बोल रहा हूं, बिना आप टेम्पर के ये जीते बोल क्या? दीजिए इंडिया टीवी पे बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। अरे तो मैं नहीं, ये तो आपको डिसाइड करना है, ये आपको डिसाइड करना है, हमारी सुन को आपको। अरे चलिए ठीक है, मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं, मैं बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं, ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर रहा हूं। मनीषा, क्या अपडेट है? आयुष, और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं और पल पल की जानकारी इंडिया न्यूज़ हरियाणा अपने दर्शकों तक दे रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर और एक बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। टीवी स्क्रीन पर बड़ी जानकारी, गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत हुई है। तो अब क्योंकि जीत का जो सिलसिला है, हार जीत का जो सिलसिला है, वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हुड्डा ने जीत दर्ज चुकी है। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत, और हुड्डा ने 70,626 वोटों से जीत दर्ज की है। तो देखिए, ये अब आंकड़ा भी बता रहे हैं कि किसने कहां से कितनी अंतर के साथ जीत दर्ज की है। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हालांकि ये उनकी परंपरागत सीट और बड़े मजबूत और प्रभावशाली नेता जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से माने जाते हैं। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत हुई है, ये जानकारी है। 70,000 से ज्यादा वोटों के साथ हुड्डा ने जीत दर्ज की है। तो देखिए, अब रुझान हो चुके हैं, लेकिन अब हार जीत पर फैसला जो है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कौन कहां से हारा है, कौन कहां से जीता है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी फतेहाबाद से मिल रही है। फतेहाबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है, वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। तो देखिए, एक एक जानकारी जो है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं इस दौरान। फतेहाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं, ये जानकारी मिल रही है। और बलवान सिंह दौलतपुरिया की जीत फतेहाबाद से हुई है। तो फतेहाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70,000 से ज्यादा वोटों के साथ जो थे उन्होंने जीत दर्ज की थी। अब यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो जीते हैं, फतेहाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। और क्या आंकड़ा रहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। बलवान सिंह दौलतपुरिया की जीत जो है वो फतेहाबाद से हुई है। तो देखिए, एक एक कर उन उम्मीदवारों के नाम जिन्होंने जीत दर्ज की है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। बलवान सिंह दौलतपुरिया फतेहाबाद से जीते हैं, जबकि गढ़ी सांपला किलोई से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत हुई है। 70,000 से ज्यादा वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की। तो फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया की जीत हुई है। तो एक एक कर उन नामों को हम बता रहे हैं जो उम्मीदवार जीत दर्ज करवा पाए हैं। और बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही रोचक ये चुनाव रहा। अब नतीजों की बारी है, तो नतीजे किसके पक्ष में जा रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये आपको बता रहे हैं। और इस बीच ज्ञानचंद गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनवा देते हैं। सिद्धार्थ जी, आपने जीत हासिल की है। तो देखिए, कौन कहां से जीत रहा है वो हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं और आगे भी हम लगातार अपडेट जो है वो करते रहेंगे। स्टूडियो का रुख कर लेते हुए मेरे सहयोगी आयुष वहां से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आयुष, ओवर टू यू। बिल्कुल मनीषा, तो ये अपडेट लगातार आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और चर्चा लगातार हम लोग कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जल्दी से लाइन अप हो, तो आखिर उनकी बातों को भी थोड़ा सुना जाए कि कारण आखिर इसके पीछे के क्या रहे हैं।
आपकी बात सर अधूरी रह गई थी, लेकिन प्रश्न यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप ये कहेंगे कि भाई ये ईवीएम की वजह से हुआ, तो आप तो कर्नाटका जीते, तेलंगाना जीते, हिमाचल प्रदेश आपने जीता, उसके बाद भी आप आज ये कह रहे हैं कि भाई ईवीएम में टेम्पर कर लिया गया। प्रदेशों के अंदर सरकार चला रहे हैं उसी ईवीएम की वजह से। ऐसा है, आपने क्वेश्चन किया ना, मैं जब तक इसका जवाब ना दूं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप तब तक चुप रहना। देखो, मैं आपको बताऊं और पूरी जनता को मैं संबोधित करना चाहता हूं कि हरियाणा में जो पोजीशन थी, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग बिल्कुल बीजेपी से बुरी तरह नाराज थे। 36 बिरादरी बीजेपी के खिलाफ थी। सभी लोगों ने बीजेपी की नीतियां पसंद नहीं थी। हरियाणा पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा विनाश की तरफ चला गया था। आज भी आप हरियाणा की सड़कों की हालत देखोगे, रोजगार की, अस्पतालों की, स्कूलों की, हर जगह आपको बर्बादी मिलेगी। और जनता हर हालत में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती थी, बीजेपी की सरकार बदलना चाहती थी। तो ऐसा रातों रात क्या हो गया कि इतनी सारी वोटें बीजेपी को किसने डाल दी? यही कैसा तो मैं कह रहा हूं ध्रुवीकरण ना, हो गया? ये आपका असेसमेंट अब हो मैं सकता वही है। बता रहा हूं कि आपका ये assessment सिर्फ और हो सिर्फ सकता है। ये सिर्फ ये और आपका सिर्फ असेसमेंट ये हो सकता सिर्फ है, और लेकिन सिर्फ आप इसको इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। ईवीएम ये में खेला हुआ है। आप ईवीएम के पीछे सिर्फ छिप ये रहे ईवीएम में हैं। आप खेला अपनी हुआ है। हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप ईवीएम के पीछे छिप रहे हैं। ऐसा अगर आप हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमें हार देती, आप हार को स्वीकार नहीं कर रहे अगर हैं। जनता हमें हार देती तो सिर माथे स्वीकार करते। हम बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया। बीजेपी ने क्या स्वीकार नहीं किया? आप कर्नाटक में जीते, बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया। आप तेलंगाना में जीते, क्या बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया? कहीं ईवीएम को लेकर के कोई प्रश्न नहीं। हिमाचल में आप जीते, बीजेपी ने उस हार को स्वीकार किया, लेकिन आप अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप ईवीएम के पीछे छिप जाते हैं जाकर के। मेरी बात सुनो, आप ईवीएम के पीछे क्यों छिप रहे हैं? चलो अभी मैं आपको और बताता हूं खुल के। जब मैं बता रहा हूं आपको कि भाई जब आदमी कोई गलत काम करता है, चाहे कोई भी है, मैं हूं, आप है या कोई संगठन है, तो वो उस काम को अच्छी तरह से भी और अच्छी तरह करता है। वो उसमें ये चाहता है कि कोई कमी ना छूटे, कानून उसको चैलेंज ना कर सके। जबकि तो हमारे चैलेंज कर दीजिए ना, अगर आपके पास एविडेंस है तो मैं तो बार बार कह रहा हूं ये 35 जो आपके जीत रहे हैं, मैं तो आपसे अभी भी कह रहा हूं ना, आप इनको ले जाइए और आप जाइए कोर्ट, कहिए हम जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। और हम एक भी अपना विधायक नहीं चाहते जब तक बैलेट से आप चुनाव नहीं करवाएंगे। आप जाइए। हमारे पिछले दिनों इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने एक सुर में आवाज उठाई, एक सुर में चुनाव आयोग से मिले। इस्तीफा दीजिए, सरकारों को अपनी हटा दीजिए। आप जो सरकारें उनको भी डिसमिस कर दीजिए, कहते नहीं ये बैलेट पेपर से आप कराइए चुनाव, हम जीतेंगे। आप तो वो बात कह रहे जो मेरे हाथ में नहीं है, ना चुनाव आयोग मेरे हाथ में। अरे तो चुनाव आयोग के पास तो आप जाएंगे ना भाई, आप कोर्ट में चैलेंज करिए ना। आप इस तरीके से छिपेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। ये कह रहा हूं कि आप एक तरफ ये भी कहेंगे कि ये सब गड़बड़ है। आपको ये कोर्ट का मैटर नहीं है, चुनाव आयोग का मैटर है। मैं वही तो कह रहा हूं, चुनाव आयोग मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो मैं कह रहा हूं कोर्ट जाइए। मैं कह रहा हूं कि अगर आप चुनाव आयोग से संतुष्ट नहीं तो आप कोर्ट जाइए। मैं ये कह रहा हूं आपसे। क्या बात कर रहे हैं? चुनाव आयोग चलिए ठीक है। मनीषा का रुख कर लेते हैं। मनीषा, क्या अपडेट है? और इसी बीच एक बड़ी जानकारी रतिया से मिल रही है, एक बड़ा अपडेट रतिया से अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। तो रतिया से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो अपने दर्शकों को हम बता दें। तो देखिए एक एक कर जो जानकारी है वो अपने दर्शकों को बता दें। रतिया से कांग्रेस के उम्मीदवार जरनैल सिंह की दरअसल जीत हुई है। तो रतिया से कांग्रेस उम्मीदवार जरनैल सिंह जीते हैं, ये जानकारी है। और आपको बताएं कि देखिए रुझान अलग लेकिन उनसे उलट नतीजे हैं, और लेकिन नतीजे उनसे ज़्यादा दिलचस्प हो जाते हैं। कई सारे फैक्टर्स रहे, कई सारे ऐसे दाव रहे, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार जरनैल सिंह यहाँ से जीते हैं, ये जानकारी है। रतिया से कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के टिकट पर प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा जरनैल सिंह, और यहाँ से वो जीते हैं। जीत दर्ज उन्होंने की है। तो ये जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार लगातार कहां से जीत रहे हैं वो हम आपको साझा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये बड़ा रोचक हो जाता है कि अब चूंकि रुझान पूरे हो चुके हैं, अब बारी है कि कौन कहां से जीता है, कौन कहां से हारा है, ये जान लेना। और इंडिया न्यूज़ हरियाणा पल पल की जानकारी और ताज़ा अपडेट्स के साथ अपने दर्शकों के बीच में रहता है, और ऐसे में एक एक जानकारी जो है वो हम अपने व्यूअर्स तक, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रतिया से कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई है, जरनैल सिंह यहाँ से जीते हैं, ये जानकारी प्राप्त हो रही है। तो जरनैल सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं, ये जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर रतिया से आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस के उम्मीदवार रतिया से जीते हैं, ये जानकारी है। कौन कहां से जीता है वो लगातार ताज़ा अपडेट्स हम आप तक साझा कर रहे हैं। और
क्योंकि देखिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर आप देखेंगे कि जो इलेक्शन से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, जो पल पल की अपडेट है, वो आप तक साझा कर रहे हैं। सब शांत हो जाओ, थोड़ी देर सब हो जाओ, आपस में बड़ी मेहरबानी, धन्यवाद। एक तो आपसे निवेदन है कि डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। जो मेरे पास खबर है, वी आर टचिंग द मेजोरिटी, कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी, कांग्रेस को मेजोरिटी मिल रही है, डेटा अपडेट नहीं किया जा रहा है। क्रिएट किया जा रहा है। बहुत सारी सीटें हैं, बहुत सारी सीटें हैं जो हम जीत चुके हैं, वो अपडेट नहीं की। जैसे चट्टा साहब है, शैली है, रामकरण है, अशोक अरोड़ा है, ऐसे कई सीटें हैं जो हमारे खबर मिली हैं। जैसे आदमपुर में भी हम लीड कर रहे हैं, दतिया में भी लीड कर रहे हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जैसे रोहतक में हम जीतने जा रहे हैं। तो ये अपडेट नहीं हो रहा है डेटा इलेक्शन कमीशन में, और कई जगह काउंटिंग की गई है। तो मेरा एक तो सभी जो काउंटिंग एजेंट हमसे साथियों से निवेदन है कि आप डटे रहो, मेजोरिटी आ रही है। सर आप इतने शांत रहो। सर आप इतने सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल तक। आज 2:30 बजे जब काउंटिंग हो रही है, क्या आप पूरी जिम्मेवारी से ये बात अपने जो कार्यकर्ता हैं उसको बता रहे हैं? हाँ, मेरे पास खबर है, कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई है, और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिए डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की हुई है, 11 राउंड तक, 12 राउंड तक हुई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है। कई जगह जो जैसे थानेसर है, वहाँ जीत, हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया, वो भी अभी उसमें नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार से कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। डाटा अपडेट करा तो इलेक्शन कमीशन हुआ तो डाटा अपडेट करें। और जैसे मैंने कहा, ये खेल है, बॉल कभी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। सर इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं कि बीजेपी के इलेक्शन कमीशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना निगरानी रखें और कोई ऐसी बात ना होने दें। तो अभी भी आप होपफुल है सर, सरकार आ रही है आपको? आपने मैंने क्या सुना, क्या सुना आपने? सुना नहीं है आपको? मैंने क्या कहा है, कह चुका ना मैं। थैंक यू। सर इलेक्शन कमीशन ने नकारा है आरोपों आप अभी भी हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं। वी आर गेटिंग नंबर 45। वोटिंग परसेंटेज भी सेम है अभी तक, और आपका वोटिंग परसेंटेज सेम है, 39% है। बहुत सारी जो है सारी वैसे बात कर रहे हैं, इनको बंद कर दो। सर आप जाएंगे सभी काउंटिंग सेंटर पे ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। मेहरबानी मीडिया वाले सारे पीछे खाना खाना आ जाओ, साइड आगे भाई। लाइट बंद कर दो भाई, लाइट बंद कर दो यार। Thank you.
फिर हम पूरी होगी। धन्यवाद। ठीक है सर। ओके सर। तो देखिए, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने सुना। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए जब वो 70,000 से ज़्यादा मतों के साथ जीते। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी वो अपने दर्शकों को हम साझा कर लेते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है, अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा है डटे रहें, डटे रहो। तो देखिए, इसी बीच एक संभावना की बात जो है वो भी उन्होंने कही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा दावा किया है, अभी आप सुन रहे थे, बाकायदा जीत दर्ज हुई है उनकी। गढ़ी सांपला किरोई से 70,000 के वोटों के साथ वो जीते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मतों के साथ जीतने के बाद ये पहली प्रतिक्रिया और कार्यकर्ताओं से डटे रहने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है। तो देखिए, बहुमत से दूर नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है। और ये देखिए, कांग्रेस के तमाम नेताओं को आप सुन लीजिए अब, तो वो ये अभी भी संभावना जता रहे हैं, अभी भी जीत की संभावना ये भूपेंद्र हुड्डा को है, कांग्रेस को है। तो भूपेंद्र हुड्डा अभी भी अपने कार्यकर्ताओं से ये कह रहे हैं कि डटे रहे, और दूरी जो है वो काफी कम है। ओवर टू यू आयुष। और देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने सुना होगा, वो अभी भी संभावना जता रहे हैं। बिल्कुल मनीषा, मैं सुन रहा था और अभी भी उम्मीद है, और अपने कार्यकर्ताओं को एक ये मैसेजिंग उन्होंने दी है कि जब तक काउंटिंग पूरी नहीं होती है, अपने जो बूथ हैं वो वहीं पर मौजूद रहें, और जब ये काउंटिंग पूरी हो जाए, परिणाम में तब्दील हो जाए, तब वहां से हटे। और नेता के तौर पर इस तरह की एक जिम्मेदारी होती भी है, और शायद वही बात आज आप भूपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आए थे। मैं चर्चा में वापस लौटता हूँ। जगजीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल, ठीक है, अभी आप ईवीएम को कहिए या ये कहिए कि भाई इस तरह के अपेक्षित परिणाम नहीं थे जो कि हम लोगों को दिखने शुरू हो गए, लेकिन वजह क्या आपको समझ में आ रही है? भाई 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया, ये आंकड़ा यहां से कुछ आगे बढ़ता हुआ नजर ही नहीं आता। देखिए, मैं आयुष आपसे छोटी सी बात ही खत्म करूंगी कि अगर मैं आपसे कह रही हूं कि हम फाइट में कम से कम 10 से 12 सीटों पे थे, पर इन एंड आके जो मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ खड़े होके, लोगों ने ये इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कर दिया, और कोई रीज़न नहीं रहा। अदरवाइज जो हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग वे में खड़े थे, और आज भी हम कहीं दूसरी जगह पे हैं या तीसरी जगह पे हैं, यानी हम लोगों ने अपना वोट बैंक 101% बढ़ाया इस बार। पर यस, इन एंड लोगों ने ये इलेक्शन दोनों नेशनल पार्टीज के नाम कर दिए, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। दैट्स इट। ये मेन रीज़न हमें जो मुझे नज़र आ रहा है इस टाइम यहाँ खड़े होके, वो ये एक रीज़न है। तो विपक्ष के तौर पे क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को जो एंटी इनकम्बेंसी वाला एक फैक्टर था, या जिन मुद्दों को उस तरीके से उठाया जाना चाहिए था, उसमें कहीं कुछ चूक हो गई? नहीं, मुद्दे बहुत अच्छे से उठे हैं, इनफैक्ट हमने भी उठाए हैं। और जहां से मैं बिलोंग कर रही हूँ वहां भी लोगों की सेम प्रॉब्लम थी, पानी, सड़कें, सीवर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ये वाकई में प्रॉब्लम्स है हमारे शहरों की। वहाँ पे लोग इस चीज़ से इतने परेशान हो चुके थे कि इस बार हमने सरकार बदलनी है। बट अनफॉर्चुनेटली फिर मैं आपसे कहूँगी, ये जो परिणाम आए हैं वो ऐसे आए हैं जो समझ नहीं आ रहे। कि एक तरफ तो जनता चाहती थी बदल डालो, क्योंकि हमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए, चाहे वो पीने का पानी हो, सड़कें हों, सीवर हों, या लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट हो, अगर यही चीज़ें कोई सरकार नहीं दे पाती तो लोग जनता बदलना चाहती है। पर जब उसके बाद वही परिणाम, मैं आपको रोकूंगा, मुझे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करना पड़ेगा, सीधे रुक कर लेते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। मनीषा मेरे साथ वहां से मौजूद है। मनीषा, क्या जानकारी? और इसी बीच एक बड़ी जानकारी गुरुग्राम से अपने दर्शकों को हम साझा कर रहे हैं। गुरुग्राम से एक बड़ी अपडेट और एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो भी जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। टीवी स्क्रीन पर बड़ी जानकारी गुरुग्राम से है। तो गुरुग्राम से बीजेपी के मुकेश शर्मा की जीत हुई है, ये जानकारी है। गुरुग्राम के बादशाहपुर से दरअसल बीजेपी के राव नरवीर की जीत हुई है। ये आपको बता रहे थे कि गुरुग्राम की कौन सी सीट से कहां से कौन जीता है, वो आपको बता रहे। पटौदी सीट से भी बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। बादशाहपुर से बीजेपी के राव नरवीर की जीत हुई है। तो गुरुग्राम से मुकेश शर्मा जीते हैं, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी रहे। और एक एक कर हम जो तमाम जीते हुए प्रत्याशी हैं उनके नाम जो है वो अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बादशाहपुर से भी बीजेपी की जीत हुई है। पटौदी सीट से भी बीजेपी की बिमला चौधरी जीती हैं, ये जानकारी है। तो गुरुग्राम से बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत हुई है, ये आपको बता रहे हैं। कौन कौन यहाँ पर प्रत्याशी रहा और कौन कौन जीता, ये बता रहे हैं। गुरुग्राम से बीजेपी के मुकेश शर्मा की जीत हुई है। इसके अलावा बादशाहपुर से भी बीजेपी के प्रत्याशी और उम्मीदवार राव नरवीर, जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी जीत हुई है। पटौदी सीट से बीजेपी के बिमला चौधरी की जीत हुई है। तो देखिए, गुरुग्राम में भी हमने देखा कि खूब जोर आजमाइश हमने देखी,
और ऐसे में गुरुग्राम में आपको याद होगा कि जो निर्दलीय जो वहाँ पर उम्मीदवार रहे उनका भी काफ़ी जोर हमने देखा। तमाम प्रचार प्रसार के बीच जो वहाँ पर चाहे व्यापारियों का बोलबाला रहता है, हम ये सुनते हैं कि एक हब होने के कारण गुरुग्राम में व्यापारियों का ज़्यादा एक समूह रहता है या फिर बोलबाला रहता है, लेकिन उस बीच भी तमाम उनको रिझाने के प्रयास किए गए। अब बीजेपी की जीत हुई है, ये आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम से बीजेपी के मुकेश शर्मा जीते हैं। तो ये जानकारी हम लगातार दे रहे हैं, आगे भी जानकारी देते रहेंगे। मेरे सहयोगी आयुष का रुख कर लेते हैं स्टूडियो से, वो लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। ओवर टू यू आयुष। बिल्कुल मनीषा, तो ये अपडेट आपके जरिए हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और अब इस तरह से जो जीत हार है सीटों में कन्वर्ट होती हुई वो भी आपको दिखेगी। लेकिन मैं चर्चा में वापस लौटता हूं। ऋषिपाल जी हैं मेरे साथ। ऋषिपाल जी, अभी तो भूपेंद्र हुड्डा को हम लोग सुन रहे थे, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम जीत सकते हैं और हम जीतेंगे। हमारे पास जो अपडेट आ रहा है उसमें कार्यकर्ताओं को भी वो संदेश दे रहे थे और आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा उसी ईवीएम पे भरोसा कर रहे हैं। आयुष जी, मैं वही बात आपको समझाना चाहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा जी आज की तारीख में हरियाणा में सबसे अनुभवी नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है। जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देख रही थी। उन्हें इसीलिए विश्वास है क्योंकि वो जनता का मन भी पढ़ते हैं, जनता की बात भी सुनते हैं, जनता की आवाज़ जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। उनको भी अब जब सारी बात पता पड़ेगी, मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा कि ये वाक्य में जनता की बहुत बड़ी हार हुई है, ईवीएम और बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है। जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और जो आप कह रहे थे ना, आपको मैं बता दूं, राहुल गांधी जी क्या, सारे इंडिया गठबंधन के नेता क्या, सभी मिले चुनाव आयोग से, उन्होंने सिरे से नकार दिया बैलेट पेपर के चुनाव को। आप जिम्मेदारी ले लो और कोई जिम्मेदारी ले लो और बाकी चैनल सारे मिलकर ले लो। मुझे पता है, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस ये पार्टी तो का, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी, आपको चुनाव लड़ना है भाई, हमें चुनाव थोड़ी ना लड़ना है। चुनाव आपको लड़ना है, आपको उस व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। आवाज तो आप जाइए आगे भाई, आवाज उठा के आप चैनल पर बोल रहे हैं, आप तो चैनल पर बोल रहे हैं और इससे ज्यादा क्या पक्ष आपको चाहिए? आप चैनल पर बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। उसके लिए आपका शुक्रिया, मैं ये कह रहा हूं कि आप जाइए, अगर आपके विधायक जो जीत, मैं वही बता रहा हूं कि चुनाव आयोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप सबको इस्तीफा दिलाइए और ये कहिए हम कब तक चुनावों में नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं होता, देने से हल तो नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? मैं ये कह रहा हूं कि आपको भरोसा नहीं है तो बाइकआउट करिए ना भाई ऐसी व्यवस्था का। अच्छा ये बताइए, कर्नाटक में सरकार क्यों चला रहे हैं? कर्नाटक में क्यों चला रहे हैं? ऐसा मैं बताऊं, ये बीच बीच आप जीत कर आए एक ना, आध बार बीच बीच में ये दूसरी पार्टियों को थोड़ा सांस देते हैं, उसके बाद फिर झटका लगाते हैं। अल्टीमेटली इनका काम अरे आप मुझे बताइए, लोकसभा लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई उसी ईवीएम से। आप मुझे बताइए, हर जगह इससे बड़ा कोई आदमी हर जगह छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ऐसे नहीं जब होता, इनको ये मौका मिलता है तो यहीं पर तो आप करते हैं। सिलेक्टिव हो जाते हैं ना। अब मैं ये कह रहा हूं, या तो मुझे एक बात बताइए ना, आप एक पक्ष पर रहिए ना। अगर आपको लगता है ईवीएम सही नहीं है तो फिर ईवीएम से आने वाला कोई नतीजा आपको नहीं सही मानना चाहिए। ये मत कहिए कि कुछ सही है कुछ गलत है, जो आपके फेवर में है वो सही है, जो अगेंस्ट है वो गलत है। ऐसा मत कहिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं। ऐसा नहीं, लेकिन ईवीएम में चलिए मैं आपको स्पीच रोक रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। मैंने अंदर बात की है तो लग रहा है कि तो चलिए इस तरह के रिएक्शंस आते रहेंगे, लगातार हम आपको सुनवाते रहेंगे। मेरा प्रश्न अभी भी वही है कि आप सिलेक्टिव मत होइए। अगर आपको लगता है कि ईवीएम सही से काम नहीं कर रही है तो फिर आप सिरे से नकार दीजिए। लेकिन एक जगह पर आप ये कहेंगे कि नहीं वहां पर आपके फेवर में कर दिया, मैं बताता हूं, यहां पर आपके विपरीत आए तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये वो ईवीएम की जीत हो गई। ऐसा मत करिए, मेरा केवल इतना इस पर आपत्ति। अब मैं बोलता हूं योगेश भाई, सच्ची बात है, आयुष भाई, सच्ची बात यह है कि सिलेक्टिव हम लोग नहीं है, सिलेक्टिव बीजेपी है। जहां इनको लगता है कि अब तुम्हारी पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है, तुम्हारी सरकार गिर सकती है, केंद्र में भी गिर सकती है, तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ये तुरंत कार्यकर्ताओं को मोरल बूस्ट करने के लिए, जनता में एक बात फैलाने के लिए तुरंत एक स्टेट हड़प लेते हैं। उस टाइम में कर्नाटक हम जीत गए थे अच्छे से, और राजस्थान और मध्य प्रदेश भी हम जीतने वाले थे, तो इन्होंने धड़ाक से दोनों स्टेटों में ईवीएम में गड़बड़ी कर दी, वहां जिता लिया। इनको फिर सांस आ गया, इनके कार्यकर्ता को सांस आ गया, संघ को भी सांस आ गया, जबकि संघ तो खुद बोल चुका था कि मोदी जी का जादू नहीं है। अगर मोदी जी का जादू देश में नहीं चल रहा तो इसका मतलब ईवीएम का जादू देश में चल रहा है। सिंपल सी बात है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई प्रदेशों में सरकार आप उसी ईवीएम से चला रहे हैं, आपके नेता भी उसी ईवीएम से चुने गए। मैं तो ये कह रहा हूं आपत्ति है तो आप बिल्कुल सिरे से नकार के खत्म करिए उसको। मैं ये कह रहा हूं खाली, क्योंकि अगर इस तरह से सिलेक्टिव होते हैं ना तो ये प्रश्न उठते हैं।
अगर आप नकार देंगे बैलेट पे जाइए, ऐसा थोड़ी ना है। सारी राजनीतिक पार्टियां अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और ये कहें कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या खाली भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी क्या? ऐसा नहीं। सारी पार्टियां तो लोकसभा में भी कह रही थी कि जेपीसी बिठा दो, अडानी के ऊपर बिठा दी। चलिए मैं एक बार ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेता हूं। मनीषा, क्या अपडेट है? और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। एक बड़ी खबर और एक बड़ा अपडेट ये अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। दरअसल उकलाना से कांग्रेस उम्मीदवार नरेश सेलवाल की जीत हुई है। कांग्रेस जीती है यहां से। उकलाना से कांग्रेस उम्मीदवार नरेश सेलवाल की जीत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। उकलाना से कांग्रेस प्रत्याशी, कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं, जीत दर्ज की है, ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए काफी रोचक ये जो जीत हार का खेल है वो हो जाता है, और कौन कहां से जीत रहा है वो अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर लगातार आप ताज़ा अपडेट्स और ताज़ा जो आंकड़े हैं, जो नाम है, कौन कहां से जीत रहा है, कौन कहां से हार रहा है, ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और इसीलिए जब चुनाव की बात होती है तो बात इंडिया न्यूज़ हरियाणा की भी होती है। उकलाना से कांग्रेस उम्मीदवार नरेश सेलवाल की जीत हुई है, ये जानकारी है। और देखिए काफ़ी रोचक और ये सीधा मुकाबला अगर हम हरियाणा में बात करते हैं तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का रहा। शुरुआत से ही कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, हालांकि कई ऐसे दल रहे जिन्होंने अपनी भूमिका यहाँ पर बनाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये सीधी टक्कर और ये सीधी फाइट रही। कांग्रेस के उम्मीदवार उकलाना से जीत दर्ज करवा पाए हैं। नरेश सेलवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी, जो कि कांग्रेस के टिकट पर उकलाना से उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने जीत हासिल की है। तो देखिए ये जो ताज़ा अपडेट्स है वो हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, कौन कहां से जीत रहा है। कांग्रेस की कहीं से जीत हो रही है तो कहीं से बीजेपी की जीत हो रही है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार उकलाना से जीते हैं, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। देखिए 90 सीटों पर कौन कहां से आगे है वो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। रुझान पूरे हो चुके हैं, अब बारी नतीजों की है। नतीजों में कौन आगे कौन पीछे और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो अपने